तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े, कंस्ट्रक्शन साइट से जुड़े कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह को देखने वाले हैं। क्वेश्चंस भी देखेंगे और साथ ही में उसके जवाब को भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल का यही खूबसूरती है कि आपको यहाँ पे आसान भाषा में सीखने का मौका मिलता है। ज्यादा मैं किताबी लैंग्वेज की यहाँ पे बात नहीं करता हूँ, जो कि बहुत कोई को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा। मेरा मेन मकसद यही रहता है कि मैं थोड़ा सा ही बताऊं लेकिन आपके दिमाग में उस चीज को उतार दूं। यही बस मेरा मकसद रहता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अपने क्वेरी को रेज करना चाहते हैं, तो आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर फॉलो कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका भी मिल जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे यूज ऑफ 3-4-5 मेथड। ये 3-4-5 मेथड के बारे में कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा बातें होती हैं। और अगर फिनिशिंग का काम हो रहा हो, यहाँ पे लेआउट का काम हो रहा हो, ब्रिकों का काम चल रहा हो, तो इसके बिना काम हो ही नहीं सकता है। और कोई बोल दे इसके बिना काम होगा तो मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि 3-4 मेथड के बिना लेआउट आप करवा नहीं पाओगे। 3-4-5 मेथड जो है ये क्या है देख लो। मान लो एक कमरा है जिसका आपको लेआउट करवाना है। ठीक है, ये कमरा है और इसके बीच में ये आपका ब्रिक वर्क है। मतलब ये हमारा जो है ये आपका ब्रिक वर्क है जिसको हम लोग को ब्रिक से करवाना है। तो हमारा सबसे पहला क्या काम रहेगा कि पहले एक दीवार तो आप बना लो। वैसे तो हम लोग को पूरा रूम एक बार में 90 डिग्री में तोड़ना होता है, धागा वागा मार के पूरा पहले ब्रेकअप करना होता है, तब करते हैं। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। पहले ये ब्रिक मान लो आप कर लिए, ठीक है, एक दीवार आपका हो गया। अब ये जब दीवार हम लोग करेंगे तो ये दीवार अपनी मर्जी से नहीं ना कर देंगे। ठीक है, हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये दीवार के साथ ये दीवार, या ये दीवार के साथ ये दीवार, या किसी भी दीवार के साथ ये दीवार के साथ ये दीवार, ये ऑलवेज 90 डिग्री में आपका होना चाहिए। ये भी आपका 90 डिग्री में होना चाहिए। अगर वो कमरा का जो लेआउट है वो कर्व में या सर्कुलर में नहीं है, तो मान लो वो स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, तो उसके केस में मैं ये बात बता रहा हूं। तो 90 डिग्री पे रखने के लिए ही, मतलब दो वॉल को हम लोग परपेंडिकुलर रखने के लिए, यानी कि 90 डिग्री पे रखने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं। अब ये मेथड कैसे यूज होता है देखो। मान लो ये वॉल एक है और इधर ये एक वॉल और बना रहे हो आप। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट से 3-4-5 लिखा हुआ है। अब ये आप फीट में लो, मीटर में लो, या किसी में भी ले लो। अगर 1 फीट में ले लोगे तो सबको आपको फीट में लेना है। अगर एक आप मीटर में ले लोगे तो सबको आपको मीटर में लेना है। ठीक है, जिस भी यूनिट में रखोगे उसी यूनिट में सबको लेना है। तो मान लो हम लोग 3-3 फीट का वाला कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से हम लोग इस एंगल, ये जो दीवार हम लोग कर लिए हैं, इसमें आप 3 फीट लीजिए। ये 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, यहाँ पे आपका फिक्स हो गया। भले दीवार लंबा है आपका, यहाँ पे आपको फिक्स कर देना है। तो ये आपका कितना हो गया, 3 फीट। अब इस दीवार के साथ ये दीवार में जो धागा लगा हुआ है वो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। लेकिन 90 डिग्री पे बनाने के लिए ये धागा कहाँ पे रुकेगा, उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, पहले इस दीवार को, ये 3 फीट है, इसको 4 फीट में बांटना पड़ेगा। मतलब ये 1 फीट हो गया, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 1 2 3 4 फीट हो गया मेरा। यहाँ पे 4 फीट में लिखता हूँ। अब हम लोग का मेन काम है कि ये धागा इधर जाएगा या इधर जाएगा, 90 डिग्री बनाने के लिए कहाँ पे रुकेगा। तो आपको क्या करना है, इसका 1 2 3 फीट यहाँ पे था ना, यहाँ से लेके ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपको टेप से मापते रहना है। और ये आपका होना चाहिए 5 फीट। जहां पे देखना है, ये तो मेरा फिक्स हो गया है। यहाँ से लेके 5 फीट पे ये धागा ऐसे हिलाओ, जहां पे रुक जाता है वहीं पे रुक जाना, और वहीं पे ये लाइन आपका आएगा और वो ब्रिक वर्क बनेगा। और ये जो आपका बना, ये बना आपका 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। तो ये यूज ऑफ 3-4-5 मेथड का क्या है, इट इज यूज्ड टू सेट अप अ प्लान एट राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल में तोड़ने के लिए या राइट एंगल में लेआउट करने के लिए ये 3-4-5 मेथड का हम लोग यूज करते हैं जनरल तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके का। और इसी को एक्चुअली में 3-4-5 मेथड है ना, इसको कहा जाता है, आपने क्लास 9 में ही पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, इसी थ्योरम के बेस पे ही ये काम करता है। समझ में आ गया। तो इंटरव्यू में पूछा जाए तो ये सब जवाब आप दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फुल फॉर्म ऑफ डीपीसी एंड यूज ऑफ डीपीसी।
डीपीसी का फुल फॉर्म तो सबको ही आप लोग जानते हो, इसको कहा जाता है डैम प्रूफ कोर्स, ठीक है। लेकिन इसका पूरा हिस्ट्री मैं आपको समझाता हूं। डैम प्रूफ कोर्स, ये तो हो गया इसका नाम, ठीक है। डैम प्रूफ कोर्स आप समझ ही पा रहे हो यहाँ पे कि अगर आपके स्ट्रक्चर में जो डैम्प आती है ना, उस डैम्प को रोकने के लिए एक तरीके का ये वाटर प्रूफिंग है। ये समझ में आ गया यहाँ से। अब एक चीज स्केच में आप समझिए। यहाँ पे मान लीजिए आपके घर का ये दीवार है, दीवार का ये एक सेक्शन है, ठीक है। ये आपके घर का एक दीवार है। अब साइड में यहाँ पे आपकी क्या है, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है आपका, तो यहाँ पे आपका सॉइल है, मिट्टी है। अब सॉइल है यानी कि मिट्टी है, यानी कि इसमें पानी वानी सब चीज है। अब ये पानी के पास एक पावर होता है, ये पानी के पास एक कैपिलरी एक्शन वाला पावर होता है। क्या होता है ना कि पानी देखिएगा किस चीज में अगर सटा रहेगा ना, तो धीरे धीरे वो कोशिश करेगा उसके साथ चढ़ने की। यही चीज यहाँ भी होता है। जो इस सॉइल में जो पानी वानी यहाँ पे मौजूद रहता है ना, ये पानी कैपिलरी एक्शन के थ्रू, यानी कि ये पानी, यानी कि बोलने का मतलब है मॉइस्चर, ये कैपिलरी एक्शन से ये दीवार की सतह पे धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है, और इस तरीके से आपके घर के दीवारों पे डैम पाने के चांसेस हो जाते हैं। समझ में आ गया। तो अब तो ऐसे नहीं करना है, अब तो हमको रोकना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये जो पानी है ना, इस पानी के अंदर में अलग अलग टाइप के मिनरल्स हो सकते हैं। जो नमक है वो हो सकता है इस पानी में मिला हुआ, जिस वजह से आपके दीवार पे अगर ये पानी कैपिलरी एक्शन से चला गया और उसमें नमक वगैरह ये सब चीज पाया जा रहा है, तो आपके दीवारों में नोना हो सकता है, जिसको एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। एक सादा सादा पैचेस, धब्बा आप देखते हो ना आपके दीवारों में आ जाता है, और ये एक बार पकड़ लिया ना तो सर का दर्द बन जाता है। समझ में आ गया। ये छोड़ता नहीं है और ये फैलता ही रहता है। इसलिए ये नमक वाला जो पानी है, ये मॉइस्चर कंटेंट करके आपके घर के दीवारों में ना चढ़ जाए, आपके दीवार में नोना वगैरह ये सब चीज ना हो, डैम्प वगैरह ना है, उसके लिए हम लोग ये डीपीसी को प्रोवाइड करते हैं। प्रॉपर डीपीसी कहाँ प्रोवाइड करते हैं, ये जो आपका मिट्टी का लेवल है, ग्राउंड का लेवल है, इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये वाला आपका पार्ट हो गया ये डीपीसी। लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है डीपीसी देने का। हम लोग जनरली जो स्ट्रक्चर में कर देते हैं, लेकिन अपने घर के लिए इस तरीके का डीपीसी आप मत करवाइएगा। ये जो आप कर रहे हो ये तो होगा ही, ठीक है। ये कम से कम आपको यहाँ पे 35 से 50 mm का, यानी कि 2 इंची का आपको ये रखना है, कम से कम। ज्यादा रखोगे तो आपके लिए अच्छा ही है, कम से कम आपको ये रखना है, ये 2 इंची का ये हाइट में। मतलब अगर हम लोग दीवार में आपको दिखाएं, ये तो मैं सेक्शन में दिखा रहा था, मान लो ये दीवार है, यहाँ तक आपका जो है वो मट्टी है पूरा, मतलब सॉइल है। यहाँ पे आपको 2 इंची तक का ये कंक्रीट का डीपीसी देना है, ठीक है। कंक्रीट का ये डीपीसी देना है। अब जो गांव में क्या है, किसी कंक्रीट का एक सील जैसा बना देते हैं, हो गया। नहीं, कंक्रीट का सील देने के बाद ऊपर में आपको बिटुमिन का एक शीट आता है, शील्ड, वो आपको देना होता है, तभी जाके ये काम करेगा। ये शील्ड आपको ऊपर में देना पड़ता है, और इसके ऊपर में आपका जो ब्रिक वर्क है वो है, ठीक है। लेकिन ये भी पूरा प्रॉपर तरीका नहीं है। डीपीसी मतलब आप यहाँ पे पीसीसी कर दिए, इसके ऊपर में आप बिटुमिन शीट वाला शील्ड डाल दिए, जो कि स्टील का भी आता है, जो कि पीवीसी का भी आता है, जो कि आपका जो रबर शीट होती है उसका भी आता है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आप लगा ही। साथ ही में ये जो दीवार है ना, यहाँ पे आप बिटुमिन शील्ड को जरूर लगाइएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम लोग लगाते हैं, मतलब मिट्टी का डायरेक्ट कांटेक्ट आपको दीवार में नहीं रहेगा। जहां से आपका दीवार उठा है उसके नीचे में से घुमा के ये पूरा आपका बिटुमिन शील्ड से पैक रहता है, मतलब मिट्टी जो है बिटुमिन शील्ड पे जाकर चिपकेगी, ना कि आपके दीवार पे। कुछ इस तरीके का करना होता है, और ये प्रॉपर डीपीसी होता है। बहुत कोई सिर्फ ऊपर वाला ही कराते हैं, और ऊपर वाले में भी सिर्फ पीसीसी करवा के छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत तरीका है कराने का। तो इस तरीके से हम लोग डीपीसी करते हैं। तो डीपीसी का यूज समझ गए ना, जो मॉइस्चर वगैरह होती है जमीन में, पानी में, उसको कैपिलरी एक्शन से ऊपर आने नहीं देता, क्योंकि अगर पानी जो है रबर वाले पार्ट में ऊपर चढ़ नहीं पाएगी। उसको चढ़ने के लिए दीवार चाहिए, थोड़ा सा रफ सरफेस चाहिए, मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन चाहिए जो पानी को सोख सके अपने तरफ। ईटा जो है वो तो सोख लेगा, सोख के पानी को ऊपर चढ़ा देगा, लेकिन यहाँ पे बीच में उसको कंक्रीट का एक यहाँ पे गैप मिल जाता है। अब कंक्रीट तो पानी को जल्दी सोखता नहीं है ना, ठीक है, सोखता तो वो भी है, लेकिन ब्रिक के मुकाबले उतना नहीं सोखता है। तब तक क्या होता है कि धूप वूप आएगी तो वो सूख के उसको फिर से खींच लेगा, तब तक ठीक है। इसलिए इस तरीके से प्रॉपर डीपीसी किया जाता है। तो ये था पूरा डीपीसी के लिए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पे, मिनिमम डायामीटर ऑफ बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल। ठीक है, पहले समझते हैं कि बोर्ड कास्ट इन सीटू पाइल का मतलब क्या है। बोर्ड मतलब
बोर मतलब बोरिंग, मतलब एक ऐसा पाइल जिसको हम लोग बोरिंग करके करने वाले हैं। बोरिंग। कास्ट इन, कास्ट इन का मतलब कास्टिंग, ठीक है। एक ऐसा पाइल जिसको हम लोग बोरिंग करके कास्टिंग करने वाले हैं। इन सिटू का मतलब एट साइट, यानी कि एक ऐसा पाइल जिसको हम लोग साइट पे ही बोरिंग करके कास्टिंग करने वाले हैं। यानी कि ये आपका रेडीमेड प्री फैब्रिकेटेड पाइल नहीं है, यानी कि पहले से ही उसका एक हम लोग ढांचा बना के मोल्ड में पाइल को बना के लाके अंदर नहीं घुसा रहे हैं। हम लोग साइड पे ही बोरिंग भी कर रहे हैं, साइड पे ही केजिंग कर रहे हैं, साइड पे ही हम लोग कंक्रीट से कास्टिंग कर रहे हैं, और ये सब चीज एट साइट हो रहा है। उसी को कहा जाता है बोर्ड कास्टिंग सिटू पाइल। समझ में आ गया? जनरली जो साइट पे हम लोग करवाते हैं ना, वही वाला, उसी की बात हो रही है। बस घुमा के ये लिख दिया है तो आप लोग सोचेंगे कुछ और बातें हो रही है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बोला गया है कि जब बोर्ड कास्टिंग सिटू पाइल होता है, जब भी हम लोग डिजाइन कर रहे होते हैं, तो उसका सबसे पहला क्राइटेरिया क्या रहेगा? सबसे मिनिमम डाया, मतलब मिनिमम डाया उतना तो होगा ही, उससे ऊपर ही होगा, उससे कम कभी नहीं होगा। तो ये जो चीज है ना, ये कहाँ पे लिखा गया है? अगर आप IS कोड 2911, ठीक है, इसका पार्ट 1 देखिएगा, और पार्ट 1 का भी अलग अलग सेक्शन है, आपको सेक्शन नंबर 2 देखना है, ठीक है। इसमें दिया गया है 2911 का पार्ट 1 सेक्शन 2 में अगर आप जाकर देखोगे तो वहां पे मिनिमम डाया मेंशन किया गया है बोर्ड कास्टिंग सिटू पाइल का, और ये होता है आपका 450 mm। क्लियर हो गया? 450 mm से कम का बोर्ड कास्टिंग सिटू पाइल किसी भी हालत में नहीं हो सकता। मिनिमम आपको इतना डाया का पाइल तो करना ही होगा। समझ में आ गया? डाया मतलब ये जो सर्कल है, ये जो डाया है, ये आपका 450 mm का होना चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पर, हुक एंगल ऑफ स्टीरप्स, ठीक है। जो हमारा स्टीरप्स होता है, जो हमारा स्टीरप्स होता है, आप देखते हो ना बीम में, कॉलम में, जो ये स्टीरप होता है, पहले के टाइम में ये ऐसे 90 डिग्री में हुआ करता था। मतलब ये वाला आपका 90 डिग्री आ गया, और ये वाला भी आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। लेकिन इस पे बहुत सारे रिसर्च हुए, बाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, यानी कि R&D होती है, और ये दिन पे दिन होती रहती है। और जब देखा गया कि इतना ज्यादा जो स्ट्रक्चर ये फेल क्यों कर रहा है, कहाँ पे लूप होल है, कहाँ पे कमी रह गई है, तो देखा गया क्या कि जो हम लोग स्टीरप्स डालते हैं ना, वो ज्यादातर इसी जगह से खुल जाता है। जब भी किसी एक स्ट्रक्चर पे अर्थक्वेक का फोर्स या शियर फोर्स आता है, जब स्ट्रक्चर हिलती डुलती है, तो वहां पे ये जो स्टीरप्स है, ये यहीं से खुल जाता है। खुलने की वजह से स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो फिर से R&D की गई, और उसमें देखा गया कि अगर इस एंगल को हम लोग और मोड़ दे, मतलब कितने एंगल पे मोड़ दे? 135 डिग्री पे मोड़ दे, ठीक है, 135 डिग्री पे मोड़ दे, कुछ इस तरीके से। अगर 135 डिग्री पे मोड़ दे तो क्या ये सेफ हो जाएगा? सेफ तो हो ही जाएगा। अगर इससे भी ज्यादा मोड़ दोगे तो और ज्यादा सेफ हो जाएगा। लेकिन आपको काम भी तो करवाना है ना, काम भी तो करवाना है। इसके बीच में आपका यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट रहता है, तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना है कि इससे ज्यादा तो मुड़ नहीं सकता है। तो लास्ट में एक एंगल यहाँ पे फाइनलाइज किया गया, वो क्या? वो किया गया 135 डिग्री का। अब हर जगह 135 डिग्री का ये एंगल मेंटेन करना ही पड़ता है, वरना क्लाइंट आके पूरा स्टीरप से खुलवा देती है। अब कहाँ पे होता है कहाँ नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे साइड पे तो खुलवा देती है, ठीक है। तो देख लो 135 डिग्री कैसे, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि ये ऐसे गया और ऐसे गया, ये 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखो इसमें इस तरीके से ऐसे गया है और ऐसे गया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में ये एंगल की बात नहीं हो रही है। ये जो स्टीरप था पहले सीधा था, ठीक है, सीधा के बाद ये इस तरीके से मुड़ा है। मतलब इनिशियली तो सीधा था ना, सीधा होने के बाद इसको ऐसे मोड़ा गया, तो ये जो एंगल है ये आपका 135 डिग्री है। क्लियर हो गया? उसी तरीके से अगर ये वाला हम लोग पकड़े, मतलब ये वाला, इसमें ऐसे जो मुड़ा है, तो पहले इनिशियली ये जो वायर था, मतलब ये जो रेनफोर्समेंट था, ये सीधा था, यहां से ऐसे घुमा है, तो ये आपका 135 डिग्री है। तो इस तरीके से जो हुक एंगल जो है वो स्टीरप्स, वो अब रिसर्च एंड डेवलप करके देखा गया, और जो सेफ पाया गया 135 डिग्री पे पाया गया है। और IS कोड में भी सब इस सब चीज को पूरा तरीके से मतलब चेंज करके बता दिया गया है, अमेंड करके बता दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के लिए यहाँ पे, फैक्टर यूज टू कन्वर्ट वेट वॉल्यूम टू ड्राई वॉल्यूम, ठीक है। किस कंडीशन में? कॉन्क्रीट में। आपका ये कॉन्क्रीट की बात हो रही है। अब यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम और वेट वॉल्यूम क्या है? वेट वॉल्यूम वो है जो आप लोग ड्राइंग में जब भी आप कोई वॉल्यूम निकाल रहे हो तो वो आपका वेट वॉल्यूम होता है। समझ में आ गया? जैसे मान लो कोई एक बीम है, ये बीम है,
ये बीम में कितना क्यूबिक मीटर आपका ये कंक्रीट लगने वाला है। मान लो ये आपका 3 मीटर है, ये आपका ऐसे आपका 0.3 मीटर है और हाइट आपका 0.45 मीटर है। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया गया कि कितना क्यूबिक मीटर इसके लिए आपका कंक्रीट लगेगा, तो आप क्या करोगे 3 इंटू 0.3 इंटू 0.45, मतलब ड्राइंग में तो यही दिया हुआ है ना, तो इससे आप मल्टीप्लाई करके एक आप निकालोगे, आप बोल दोगे कि इतना क्यूबिक मीटर मेरा कंक्रीट लगने वाला है। लेकिन ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला है वेट वॉल्यूम, ये आपका निकला है वेट वॉल्यूम। अगर आप बैचिंग प्लांट में बोल रहे हो तो आप यही बोल देना कि इतना क्यूबिक मीटर मुझे कंक्रीट चाहिए, वहां पे इसके हिसाब से लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आप खुद से मिक्स कराने वाले हो, मटेरियल का सारा जो बैचिंग करना है आपको वेट के हिसाब से, वो भी खुद ही करना है, तो आप अगर इसको लेकर कैलकुलेट कर दोगे, मटेरियल निकालने लगोगे ना कि सीमेंट इतना केजी, पत्थर इतना केजी, सैंड इतना केजी, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जो मटेरियल आप ले रहे हो वो वेट कंडीशन में ले रहे हो, सूखे कंडीशन में ले रहे हो, वो सूखा हुआ है, गीला कंडीशन में नहीं है, पानी मिला हुआ नहीं है। समझ में आ गया? वो जो मटेरियल है वो सूखा है, उसके अंदर वॉइड्स प्रेजेंट है, तो उस वॉइड्स को फिलअप जब जैसे हम लोग पानी डालेंगे ना, वो क्या होगा कि वो वॉइड्स को फिलअप करके उसको सील कर देगा, मतलब वो सब सिकुड़ जाएगा, और जब सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा कि वो मटेरियल जो है वो थोड़ा सा हो जाएगा। तो जब बीम में हम लोग कास्टिंग करेंगे तो देखिए कि इतना ही भरा और आधा तो भरवे नहीं किया, इतना ही खाली भरा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग पानी डाले उसके अंदर में वॉइड्स को वो फिलअप किया और ये सिकुड़ के इतना सा ही रह गया। तो हम लोग को ड्राई मटेरियल इतना लेना होगा कि ये पूरा बीम मेरा भर पाए। इसके लिए क्या करना होता है कि हम लोग को इस वेट वॉल्यूम को कन्वर्ट करना होता है ड्राई वॉल्यूम में, इसको कन्वर्ट करना होता है ड्राई वॉल्यूम में, क्योंकि हमारा मटेरियल जो है वो ड्राई में है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा वेट वॉल्यूम जो निकाले हैं हम लोग, जो भी हमारा वेट वॉल्यूम है ना, इसको हम लोग 54% बढ़ा देते हैं। समझ में आ गया? 54% हम लोग बढ़ा देते हैं, और बढ़ा के जैसे ही वो क्वांटिटी आएगी ना, वो हमारा हो जाएगा ड्राई वॉल्यूम के लिए। मतलब उस क्वांटिटी में जब हम लोग सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट सब निकालेंगे और जब उसको हम लोग कास्टिंग करेंगे, मतलब कंक्रीट बनाएंगे, तो वो कंक्रीट से देखेंगे तो ये बीम पूरा फिलअप हो जाएगा। समझ में आ गया? तो एग्जांपल के लिए मान लो हमारा 1 क्यूबिक मीटर का यहाँ पे कंक्रीट लगना है, हम लोग ड्राइंग से निकाला, ड्राइंग से मेरा 1 क्यूबिक मीटर आया, तो 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से हम लोग सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट नहीं निकालेंगे, इसका पहले हम लोग 54% बढ़ा देंगे। तो वो कैसे करेंगे, 1 इंटू 1.54। ठीक है, मान लो अगर आपका 5 क्यूबिक मीटर होता तो ये 1 की जगह खाली आप क्या करोगे, ये क्यूबिक, ये एम क्यूब है, तो आप लोग क्या करोगे, सिर्फ ये 1 की जगह चेंज करना, यहाँ पे 5 लिखना और मल्टीप्लाई करना हमेशा 1.54 से। एक्चुअली हम लोग 54% बढ़ा रहे हैं ना, तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता है। मान लो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले ये 1 लिखते हैं और इसमें क्या करते, फिर 1 का 54% और निकालते और उस चीज को यहाँ पे ऐड करते और फिर दोनों को ऐड करके यहाँ पे आंसर लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसलिए हम लोग 1.54 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये ऐड वैड इतना कुछ करने का जरूरत है नहीं, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, यानी कि 5 इंटू 1.54, यहाँ पे 1 इंटू 1.54 डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आ गया? आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। उम्मीद करते हैं ये सेशन भी आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, ताकि यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग को, कंस्ट्रक्शन को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश रहती है मेरी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का फॉलो कर लीजिए, ताकि आप अपने क्वेरी को वहां पे रेज कर सके। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।